जय हिंद दोस्तों। हम लोग फिर से एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं और वो ये है पित्त एंड सब्सटेंस का सिद्धांत, जिसको सार एवं तत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। होता क्या है कि हमने आपको ये बताया, अभी पीछे बताया कि आपका एक 7 शेड्यूल है। 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, ये कंकरेंट लिस्ट हो गई। है क्या, यूनियन लिस्ट पे पार्लियामेंट कानून बनाती है और पार्लियामेंट के लिए जो कानून बनाए जाने हैं उसकी एक लंबी सी लिस्ट है, हमने पीछे वाले एक उसमें बता रखी है। फिर दूसरी है स्टेट लिस्ट, और स्टेट पे केवल स्टेट कानून बनाती है और इस पे भी एक लंबी सी लिस्ट है, करीब 66 टॉपिक थे इस पे शुरुआत में। और एक कंकरेंट लिस्ट है जिस पे भी करीब इतने टॉपिक हैं। अच्छा, हमने पीछे बता रखा है। अब है क्या कि ये 7 शेड्यूल में ये बता दिया गया है कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर हैं। जैसे मान लीजिए मिलिट्री से रिलेटेड है, करेंसी से रिलेटेड है, जहाज़ से रिलेटेड है, हवाई जहाज़ से रिलेटेड है, ठीक है, विदेशी रिलेशन, फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड है, और भी इसी तरह से लंबे सी लिस्ट है। वो सारी लिस्ट पे लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट को है। ठीक है, स्टेट लिस्ट की बारी आती तो स्टेट लिस्ट में भी बहुत सारे प्रोविज़न हैं। इनमें पुलिस का मामला आता है, इसमें हेल्थ का भी मामला आता है, एजुकेशन भी आती है। ठीक है ना, कुछ मामले इसमें कंकरेंट में भी आते हैं। तो और भी इसी तरह से दूसरे मामले हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य वगैरह हो गया, और पुलिस प्रशासन वगैरह हो गया, या और भी इसी तरह से। कुल मिला के एक बड़ी लंबी सी लिस्ट है, हमको लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर मिलिट्री से रिलेटेड टॉपिक है तो उस पर, डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक है तो उस पर यूनियन लॉ बनाएगा, रेलवे से रिलेटेड अगर कोई है तो उस पर यूनियन लॉ बनाएगा, आपके जहाज़ पानी वाले जो होते हैं उससे रिलेटेड है तो इस पर ये यूनियन लिस्ट का मैटर है, ये स्टेट लिस्ट का मैटर है। इसके साथ जब आप 246 को पढ़ेंगे तो ये बात जो हम बता रहे हैं ये कह रहा है कि यूनियन लिस्ट पर पार्लियामेंट कानून बनाएगा और स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों कानून बना सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये सब्जेक्ट मैटर, ये जो लिस्ट बनी हुई है, स्टेट लेजिस्लेचर ने अपने सब्जेक्ट पे ही कानून बनाया उसी सब्जेक्ट मैटर पे जो उसकी कॉम्पिटेंस में है। मान लीजिए स्टेट के अंडर में पुलिस का टॉपिक आता है और इस पुलिस के टॉपिक पर इनको कानून बनाने की पूरी पावर है, लेकिन इन्हीं ने जो कानून बनाया वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे सब्जेक्ट से टकरा गया जो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है। अब वो चाहे आपका किसी भी डिफेंस की जो है उसको समझ लीजिए कि कानून इन्हीं ने पुलिस से रिलेटेड बनाया था और वो कहीं ना कहीं डिफेंस को टच कर रहा है। तो अब क्या होगा, सवाल ये होगा कि क्या इस स्टेट द्वारा बनाया गया कानून, जो कहीं ना कहीं आंशिक रूप से थोड़ा बहुत पार्लियामेंट के सब्जेक्ट पे, जिस पर पार्लियामेंट कानून बना सकती थी, उसको टच कर रहा है, तो ऐसा कानून वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा या अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ये है। तो क्या है, देखिए कि सम टाइम क्या होता है कि लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर विद इन हिज लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, किसी लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर ने कभी कभी ऐसा होता है कि वो कानून बनाती है और कानून जो बनाया उसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर था, लेकिन क्या होता है कि ऑल्सो इंक्रोच द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अनदर लेजिस्लेशन, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो दूसरा लेजिस्लेचर है, दूसरा लेजिस्लेचर का मतलब यूनियन का लेजिस्लेचर है, इस पर इंक्रोच कर जाता है, अतिक्रमण कर जाता है। तो अब सवाल ये होता है कि ये वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। अब ऐसे जो लॉ है, ऐसा जो कानून है, इसकी वैलिडिटी किस आधार पर तय होगी? तो इसके लिए बेसिकली दो हैं, वो भी जो दूसरा कलरेबल लेजिस्लेशन है वो भी लगभग आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन
थोड़ी सी बात अंतर है, लेकिन ऐसे मामले में आप पिथ एंड सब्सटेंस का आधार लेंगे और पिथ और सब्सटेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ये कानून जो इस स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया था सही है या गलत है। जब पिथ एंड सब्सटेंस का आधार लिया जाए तो इस पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि आप उस कानून का जो जिस्ट निकल के आ रहा है वो देखेंगे, और ये जिस्ट कैसे निकल के आएगा, उसका निष्कर्ष क्या निकल के आएगा कि वो सब्जेक्ट पुलिस के विषय पे बनाना चाह रहे थे या यूनियन लिस्ट के डिफेंस के किसी टॉपिक पे बनाना चाह रहे थे। अगर जिस्ट ये निकल के आता है कि पुलिस के मैटर पे था और भले ही थोड़ा बहुत इस पे टच कर रहा हो, तो ऐसा कानून स्टेट द्वारा बनाया गया कानून वैलिड होगा। ठीक है, तो कहना यह है कि ऐसी स्थिति के लिए आपको उस कानून का जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पुलिस के मैटर में मान लीजिए बनाया है, तो उसका एम एंड ऑब्जेक्ट देखेंगे। उस कानून बनाने की क्या मंशा है, उस कानून बनाने का क्या उद्देश्य है, इसको देखा जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए किसी भी कानून में जब कानून बनता है तो 10, 20, 50 सेक्शन होते हैं, हर कानून में इतने सेक्शन होते हैं, और इन सारे सेक्शन को पूरा एक साथ पढ़कर उसका इफेक्ट देखा जाएगा। ये नहीं होगा कि कोई एक पैरा जो था, कोई एक सेक्शन जो था, वो अगर टच कर रहा है तो उसके आधार पर इस पूरे कानून को इनवैलिड करार दिया जाए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाए। ऐसा नहीं है, इस पूरे कानून को एक साथ पढ़ा जाएगा और उसका इफेक्ट देखा जाएगा। उसका पिथ एंड सब्सटेंस जो निचोड़ निकल के आएगा वो ये देखा जाएगा कि क्या लेजिस्लेचर ने अपनी कॉम्पिटेंस यानी कि अपनी सक्षमता के अधीन रहते हुए कानून बनाया है, और अगर अपनी सक्षमता के अधीन रहते हुए कानून बनाया है तो वो कानून वैलिड होगा। ठीक है, यहां तक बात हमको लगता है समझ में आ रही है। अब है क्या, इस बात को इस केस से समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी का केस आया था और इसमें कई इंटरेस्टिंग बातें हम आपको बताएंगे। प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ खुलना का मामला है। ये केस 1946 का है। अब आपके एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में लागू हुआ, हम आपको केस 1946 का बता रहे हैं। और तो चक्कर क्या है? चक्कर इस बात को ये समझने की कोशिश करिएगा, वैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार किया था, ये लॉन्ग क्वेश्चन की बात है। ये समझ लीजिए कि जो 1935 का एक्ट था, 1935 से 1950 के बीच में यही हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर रहा था। यानी कि अगर उस वक्त के 1935 से 1950 के समय को अगर ये कहा जाए कि ये जो 1935 का एक्ट था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है ना, तो वो क्या था, वो भारत का उस वक्त का संविधान था। और इस वजह से जैसे आज की हमने आपको 7 शेड्यूल बताई है, वैसे ही एक 7th शेड्यूल वहाँ पर भी थी जिसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। और 1935 के एक्ट से ही कहीं ना कहीं फेडरल जो सिस्टम था उसकी नींव भी पड़ी थी। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। और फेडरल सिस्टम क्या होता है तो हमने पहले के वीडियो में बताया है, बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा, तो अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि बंगाल मनी लेंडर एक्ट 1946 पारित हुआ। अब इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? पर्पस ये था कि जो मनी लेंडर होते हैं उनको वो क्या कर रहे थे कि बड़ी ऊंची दरों पे ब्याज की बड़ी ऊंची दरों पे लोगों को ब्याज देते और कहीं ना कहीं उसका मिसयूज करके अपना काम चलाते थे या पैसा वैसा करके उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो बंगाल गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जिसका नाम था बंगाल मनी लेंडर एक्ट 1946, जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि इन्हीं ने ब्याज की जो दर थी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उसको फिक्स कर दिया कि भाई ऐसा है, आप जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 12%, 15%, इससे ज़्यादा ब्याज नहीं लेंगे। और वो रकम या कह लीजिए कि अमाउंट भी फिक्स कर दी जिससे ज़्यादा रकम ब्याज के रूप में नहीं ली जा सकती। इस
कानून का उद्देश्य ये था। तो अगर आप कानून देखें तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो ब्याज पे पैसा देने वाले लोग, सूदखोर लोग थे, वो लोग वो ज़्यादा ऊंची दरों पर ऊंची दरों पे पैसा ब्याज पे ना दे पाए, और जो लोग पैसे को ब्याज पे लेते हैं उनको एक्सप्लॉइट होने से बचाने का कहीं ना कहीं इस तरह से इसका उद्देश्य रहा होगा। और अब हुआ क्या कि जाहिर सी बात है, जो लोग पैसा देने वाले लोग होंगे, ब्याज का जो काम करते होंगे, उन्हीं ने इस पे ऑब्जेक्शन किया होगा और इसको चैलेंज किया गया होगा सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त का जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट था उसकी में, और उसमें क्या कहा गया होगा कि इसी से रिलेटेड यूनियन लिस्ट का एक सब्जेक्ट मैटर था प्रॉमिसरी नोट। और प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? बेसिकली अगर आपको समझना हो तो एक एक्ट है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगर आप पढ़ेंगे तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आएगा, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, चेक वगैरह भी आती है, ड्राफ्ट वगैरह भी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये जो प्रॉमिसरी नोट है उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से आप लिखा पढ़ी करा के एक कॉन्ट्रैक्ट ही कर लेते हो कि भाई ये है। तो अब क्या है कि जो प्रॉमिसरी नोट है जिसके तहत इसको चैलेंज किया गया था, और ये कहा गया था कि ये तो प्रॉमिसरी नोट पे भी जो है वो लागू कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये कानून बंगाल का अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये जो यूनियन का सब्जेक्ट मैटर है प्रॉमिसरी नोट उस पर भी टच कर रहा है, और उसके आधार पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह की बात है उसके आधार, प्रॉमिसरी नोट के आधार पर जो भी मामले आते हैं उसको भी टच कर रहा है। जबकि ऐसा कानून बनाने की बंगाल लेजिस्लेचर को पावर नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉमिसरी नोट है ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है। बात समझ में आ गई? कोर्ट के पास मामला आया, कोर्ट ने देखा कि भाई इस पूरे एक्ट का उद्देश्य क्या है। तो इन्हीं ने ये देखा कि इस पूरे एक्ट का उद्देश्य ब्याज की दरों को रेगुलेट करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको रेगुलेट करना है, और कहीं ना कहीं जो ब्याज का काम है उससे उसको एक कंट्रोल में रखना है। अब रह गया क्या? इनका उद्देश्य या इनका पर्पस प्रॉमिसरी नोट को टच करना था। तो कोर्ट ने कहा भले ही एंसिलरी रूप से इनडायरेक्टली जाके इस प्रॉमिसरी नोट वाले जो यूनियन लिस्ट का मैटर है उस पर टच कर रहा हो, लेकिन इस कानून की मंशा, पिथ एंड सब्सटेंस प्रॉमिसरी नोट यानी कि यूनियन के सब्जेक्ट को टच करना नहीं है, और इसलिए ये कानून वैलिड है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।